हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हम हाइब्रिडेशन को कंप्लीट कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस लेक्चर में वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, जिसको हम एमओटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिंपल सी थ्योरी है वैसे तो, लेकिन अभी तक जितनी भी थ्योरीज आई थी केमिकल बॉन्डिंग की, उनमें कुछ ना कुछ खामियां रही थी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहली ऐसी थ्योरी थी जो ज्यादातर चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। डिस्कवरी किसने की थी? इसकी जो डिस्कवरी थी वो की थी एफ हंट एंड पॉलिंग्स। कब? 1932 में की थी। एफ हंट और पॉलिंग्स ने 1932 में ये थ्योरी पोस्टुलेट की थी। अब इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो जो फीचर्स है वो क्या है थ्योरी के? सबसे पहली चीज, जैसे इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये थ्योरी क्या बोलती है, जो सेलिएंट फीचर्स है इसके, जिस तरह हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ा हाइब्रिडेशन में, उनकी मिक्सिंग पढ़ी, हाइब्रिडेशन को पढ़ा, हाइब्रिड ऑर्बिटल को पढ़ा, वैसे ही कुछ पॉइंट्स है इसमें जो कि इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स है किसमें? एक मॉलिक्यूल में, वो प्रेजेंट होते हैं वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। क्या बोलता है ये? द इलेक्ट्रॉन्स in a molecule are present in various molecular orbitals like the electrons are present in atomic orbitals. Electrons of atoms are present in atomic orbital. पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल में, वो उसके अंदर जो वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि किसी एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उनके अंदर जो वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, यानी एटम और मॉलिक्यूल को कंपेयर करके चल रहा है। एटम में जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सेकंड चीज है कि फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? वो फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। तो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस those, या ऐसा देखो, those atomic orbitals combine to form molecular orbitals which are comparable in energy and which are comparable in energy। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि जिनकी एनर्जी क्या हो? कंपेरेबल हो, यानी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी हो एंड प्रॉपर सिमेट्री हो जिनके पास, एंड प्रॉपर सिमेट्री हो। यानी कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी तो ऑलमोस्ट सेम हो, यानी उनकी कंपेरेबल एनर्जी हो, और उनके साथ क्या हो? उनके पास प्रॉपर सिमेट्री का मतलब है कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या स्पेस में किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे हो, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी मान लो मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो वो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड हो, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड हो, जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं तो जेड की तरफ डायरेक्टेड हो, यानी किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तभी कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। फिर तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हम लिख चुके हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी? थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है?
थर्ड पॉइंट है, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? एक न्यूक्लियस से, सिंगल न्यूक्लियस से, क्योंकि एक एटम है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी उसके अंदर एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे? सिंगल न्यूक्लियस से। जबकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यानी उनके अंदर कई न्यूक्लियस होते हैं, यानी कई न्यूक्लियाई होते हैं। और इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन कई यानी दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस होगा, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, इसीलिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको मोनोसेंट्रिक बोला जाता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको पॉलीसेंट्रिक बोला जाता है। लिखने की बात क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड by a single nucleus in an atomic orbital of an atom, whereas the electron in a molecule is influenced by two or more than two electrons. The electron in a molecule is influenced by two or more than two nuclei. Two nuclei depending on the number of atoms present in that molecule. जो चीज मैंने अभी बोली थी वही लिख रहा हूं, सिंपल सी बात है। क्या कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है इन्फ्लुएंस बाय सिंगल न्यूक्लियस इन ए एटॉमिक ऑर्बिटल। एक एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कई एटम से मिलकर बना होता है, तो अब कई एटम्स के कई न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसीलिए देयरफॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? मोनोसेंट्रिक होते हैं। एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। क्या होते हैं? पॉलीसेंट्रिक होते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। इसी वजह से, क्योंकि वो एक सिंगल न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मोनोसेंट्रिक, उसमें अलग अलग न्यूक्लियस, कई न्यूक्लियस, यानी कितने नंबर ऑफ एटम्स, उसमें डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम हैं किसी मॉलिक्यूल में, उस पर डिपेंड करता है, इसलिए उसको पॉलीसेंट्रिक बोल देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो मेरे बातों को गौर से सुनो, आवाज आ रही होगी, बिल्कुल इजीली आपको दिख जाएगा, इजीली सुनाई दे जाएगा और आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। शुरू में जो सैलिएंट फीचर्स है ना, ये सारे के सारे सिर्फ थ्योरेटिकली पोर्शन है, लिखने की बात है बस सारी की सारी। ठीक है, उसके बाद अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही इसमें भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट कैसे बनते हैं, जब कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल और प्रॉपर सिमेट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तीसरा पार्ट क्या था? तीसरा फीचर ये था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल बने तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल में, यानी किसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो इन्फ्लुएंस होता है वो सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल में कई न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि उसमें वो कई एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए मॉलिक्यूल के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है कई न्यूक्लियाई से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। और एटम के केस में एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, यानी 3 पॉइंट हो गए, तो फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। अब ये बिल्कुल इक्वल है, तो हाइब्रिडेशन में हमने पढ़ा था क्या है कि द
number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals are combined, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, जनरली 2 टाइप होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आगे से इनको अगर मैं लिखूंगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखूंगा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखूंगा AMO, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखूंगा डायरेक्ट MO। आगे से ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मीनिंग मेरे लिए होगा, MO का मीनिंग मेरे लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे लिए, और BMO का मीनिंग क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, AMO का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 5वां पॉइंट क्या था, 5वां पॉइंट था एनर्जी के बारे में। अब जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है, तो वो उनकी एनर्जी की बात करता है। ये क्या कहता है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज lower energy and hence greater stability, lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbitals। क्या कहना चाह रहा है इस लाइन के थ्रू कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और एनर्जी कम होने की वजह से क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन बोल रहा है। ये पॉइंट किस चीज को बता रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, उनमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इसलिए वो स्टेबल ज्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, 6वां पॉइंट, 6th पॉइंट क्या है, 6th फीचर क्या है। जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन्फ्लुएंस है। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में, जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एटम का, वो कैसे दिखाया जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू दिखाया जाता है। यानी जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन एटम इज defined by atomic orbital या given by atomic orbital, यानी the electron as the electron probability distribution, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रतिशत, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, as the electron probability distribution in an atom around a nucleus is given by atomic orbital, its atomic orbital, the electron probability distribution in a molecule around a nucleus, electron probability distribution around the nuclei in a molecule is given by the molecular orbitals, सिंपल सी बात है। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे किसी एटम में जो न्यूक्लियस है
उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे दिखाया जा सकता है, किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिखाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू। वैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल में उनके न्यूक्लियाई के बाद, क्योंकि मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, तो उनके न्यूक्लियाई के अराउंड, उनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्षमता है उसको कैसे दिखाएंगे, वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दिखाएंगे। और लास्ट पॉइंट तो इसका 7वां पॉइंट है, वो क्या है, जो लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो फिल होते हैं इन अकॉर्डेंस विद अबव प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान देना, द इलेक्ट्रॉन्स इन MOs लिख रहा हूं डायरेक्ट, molecular orbitals, the electrons in molecular orbitals are filled in accordance with the above principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule of maximum multiplicity। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो हम 3 रूल को ध्यान रखते हैं। अबव प्रिंसिपल यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है, और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर डबल पेयर अप करेंगे और पेयर उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट रहेगी, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में। तो वही रूल हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी अप्लाई करेंगे जब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये वो सेलिएंट फीचर है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होल्ड करती है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है। ये मेन बातें हैं जिनका उसमें ध्यान रखा गया, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम एक और चीज पढ़ते हैं कि अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया जाता है इसमें, जिसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी LCAO-MO अप्रोच, जिसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच। अप्रोक्सीमेशन मेथड है, यानी कि अप्रोक्सीमेट मेथड लिया गया है। क्यों लिया गया है, उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टोटल 7 फीचर पढ़े हैं इस थ्योरी के, और लगभग 7 के 7 फीचर किससे रिप्रेजेंटेड है, हमारे हाइब्रिडेशन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। अभी तक जो हमने थ्योरीज पढ़ी है, हाइब्रिडेशन पढ़ी है, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सारे के सारे फीचर्स क्या हैं, उसी से रिलेटेड है। लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में है, वहां हम बात कर रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, यानी वहां हम एटम के बारे में बात करते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे। और यही बेसिक रीजन है कि हमें LCAO अप्रोच लेनी पड़ी, ठीक है। LCAO अप्रोच का बेसिक रीजन क्या है, यही है। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बात है इसकी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि LCAO अप्रोच। ये क्या है, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स क्या बताती है, वेव मैकेनिक हमें क्या बताती है, वेव मैकेनिक्स ये कहती है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन, और जिसको हम क्या लिखते हैं, साइज, यानी वेव फंक्शंस की बात कर रहे हैं, वेव फंक्शन मतलब साई की बात कर रहे हैं। ऐसे साई है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी सेकंड यूनिट में, सेकंड चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले में, तो उसको साई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसको, ऑर्बिटल्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ वेव फंक्शन के टर्म में कर सकते हैं ऑर्बिटल को, और वो क्या था, साई, और वो क्या था,
विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और ये साई क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन वेव की बात कर रही है क्योंकि अब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मॉडल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वेव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड बताता है। और ये कहां से ऑब्टेन होता है? एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें ये मिलते हैं। सही, जो ऑर्बिटल का रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन कहां से मिलते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के किससे मिलते हैं? सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इससे मिलते हैं। सिंस ये अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए यूज होता था? बिल्कुल इजी यूज होता था जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि सिंगल एटम वाले ऐसे एटम जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, इन स्पीसीज के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन इजीली गेटेबल थे, यानी इजीली हम उनको गेट कर सकते थे। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल की बात आ जाती है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इसके सॉल्यूशन इजीली अचीव नहीं किए जा सकते, यानी इसके सॉल्यूशन को हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इजीली अचीव नहीं कर सकते। इसका मतलब जब मल्टी एटॉमिक थिंग आ जाएगी, यानी मॉलिक्यूल आ जाएंगे जिसमें मल्टी एटम होते हैं, और उनमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए इजी नहीं है बिल्कुल ही इसका सॉल्यूशन अचीव करना। तब हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? इस प्रॉब्लम से ऊपर आने के लिए हमें जरूरत पड़ी LCAO की। ये क्या है? एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी कि एक्चुअल नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेट दिया है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेके, सब कुछ अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं इसके अंदर। अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इसका मतलब क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब लीनियरली कंबाइन करते हैं तब हमें क्या है? हम मल्टी न्यूक्लियस सिस्टम, जो कि जैसे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ हों, तब हम उनको भी हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, उनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है हम उनको बनाएंगे कैसे। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई? मान लेते हैं कि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सिंपल से चलते हैं लेके, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, सॉरी हाइड्रोजन एटम की नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बात करेंगे, एटम्स के बारे में कम ही बातें होंगी भाई, कोई बीच में आ जाएगी तो बता दूंगा। हम मान लेते हैं कि अब एग्जांपल लेंगे किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अभी तक हम हाइड्रोजन एटम के बेस पे सोल्व कर रहे थे सब कुछ, तो अब हम करेंगे किसके बेस पे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बेस पे करेंगे, ठीक है। हम करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। मान लेते हैं मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर दो एटम है, मैंने एटम को नाम दे दिया एक ए एक बी। अब इनके पास जो न्यूक्लियस है उनको भी यही नाम दे देते हैं, सिंपल सी बात है। तो इनके जो कोरिस्पोंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। साई ए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा साई बी। ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कोई भी एटम कब बनता है? जब उसमें दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो होता है अट्रैक्टिव फोर्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, और एक होता है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब चूंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनके पास दो न्यूक्लियस हैं, एक HA एक HB। तो इनको हम लिखते हैं यहां पे, ठीक है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
इनके अंदर सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, साई ए, ये साई बी, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ए एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम बी। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, तो पोस्टुलेट पढ़े थे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं। अब कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है वो देखोगे। जब भी कंबाइन करेंगे तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी साई एमओ कब बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेंगे, ये तब बनेंगे जब इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कहने का मतलब क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे और रिपल्सिव फोर्स भी लगेंगे, दोनों लगेंगे। और दोनों बैलेंस आउट होने के बाद जब क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी साई एमओ क्या हो गया, साई एमओ इज इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी, यानी ये जुड़ेंगे भी, साई ए, दोनों ऑर्बिटल आपस में ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, तब जाके क्या बनेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इनके सब्ट्रैक्शन और एडिशन से दो ऑर्बिटल बनते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनको हमने नाम दिया, एक को सिग्मा, दूसरे को सिग्मा स्टार। जब भी ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल यानी साई ए और साई बी ऐड होते हैं तो सिग्मा बनता है, ठीक है। और जब दोनों गढ़ सब्ट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे में से, तब क्या बनता है, सिग्मा स्टार बनता है, ठीक है। सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा जो होता है और सिग्मा स्टार, सिग्मा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमेशा सिग्मा को क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सिग्मा स्टार होता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सिग्मा स्टार बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन वेव का, उससे क्या बनता है, सिग्मा बनता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर जिसमें प्रीडोमिनेंट होगा तो उसमें क्या बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनते हैं, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, यानी उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और जब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, यानी रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, यानी कि सिग्मा स्टार बनते हैं। ध्यान रखना। अब देखो, ठीक है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। और ये क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं कि ये कैसे बनता, कैसे हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन वेव है उसमें दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन वेव में दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ध्यान से देखो, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, यानी दो न्यूक्लियाई हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डायरेक्ट, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर होती है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, बिल्कुल बीच में स्पेस्ड होती है, यानी उनके बीच में होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि दोनों जो न्यूक्लियस है उनके बीच में आपस में रिपल्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको मैं अभी तक जितना भी लिखा है ना मैंने, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वेव वाला कंस्ट्रक्शन वाला, तो मैं अब नीचे इसमें क्या लिख रहा हूं, अब मैं इसमें डिफाइन कर दूंगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बीएमओ में क्या हो रहा है, और एएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां होगी, बिल्कुल इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, यानी हाइड्रोजन एटम ए और हाइड्रोजन एटम बी, दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में होगी। कहने का मतलब क्या है, ये मेरा हाइड्रोजन एटम ए है, ये ए का न्यूक्लियस, ठीक है, ये ए का न्यूक्लियस, और ये हाइड्रोजन एटम बी का न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कहीं ना कहीं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में होने से बॉन्डिंग कैसे हुई, समझाता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इन दोनों के बीच में होगी तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपस में, दोनों न्यूक्लियस का आपस में क्या होगा,
रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को भी बांधे रखेगा और इस न्यूक्लियस को भी बांधे रखेगा। इसी वजह से क्या होता है, इनकी एनर्जी लोअर होती है बिटवीन द न्यूक्लियस। जब इनके बीच में होगी तो क्या होगा, रिपल्शन मिनिमम होगा, ठीक है, एंड अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, अट्रैक्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। इसी वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे और एनर्जी जो होगी, एनर्जी वो लोअर होगी। यानी तभी हमेशा याद रखना, हमेशा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम एनर्जी के बनते हैं, इसीलिए वो लोअर इन एनर्जी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के होते हैं, इसीलिए उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, क्योंकि उनमें बॉन्ड्स बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के बीच में ना होके, जो न्यूक्लियाई है उनके बीच में ना होके एल्सवेयर होती है, कहीं और होती है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां होती है, आउटसाइड द प्लेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस, इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। यानी जो दो न्यूक्लियस है, मान लो एक ये है एक ये है, ये HA है ये HB है, ये दो न्यूक्लियस है, इनके बीच में नहीं होती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, कहीं भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में नहीं होगी तो उसका रीजन, उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं दोनों न्यूक्लियस, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होंगे, रिपल्शन ज्यादा होगा, और इस वजह से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसी वजह से क्या होता है, नेट एनर्जी इनकी बढ़ी हुई होती है। जितने जो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनसे ये कंबाइन होकर बनते हैं, उनसे इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और ये अनस्टेबल होता है। ये इसी वजह से ये क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ये क्या होते हैं, अनस्टेबल, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ये था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने का तरीका और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने का तरीका। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्मेशन को, क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, और कौन से ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, कौन से नहीं बनते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और इसको डिटेल में पढ़ना है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।